हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। उसका नाम है सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, टॉपिक का नाम सर्ड्स एंड इंडिसेस है। हिंदी में इसको बोलेंगे घात एवं करणी। और इस वीडियो के अंदर जो हम कर रहे हैं कंसेप्ट, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, वो है बेसिक फॉर्मूलाज। ये कंसेप्ट समझाऊंगा, यानी कि सर्ड्स एंड इंडिसेस के बेसिक फॉर्मूलाज हम समझेंगे, उन्हें याद करेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। और ये सिर्फ एक क्लास का काम नहीं है, इसके अंदर 3 या 4 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि मैं इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये सर्ड्स एंड इंडिसेस क्या होते हैं, नहीं इन वर्ड्स का मतलब क्या है। देखो ये बताता हूँ। सबसे कौन से रंग से बताऊँ, बताओ। तो सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड को हिंदी में बोलते हैं जी करणी। ये सर्ड या करणी क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। सर्ड या करनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, 1/3, 1/4, 5/6, और वो सोल्व नहीं हो रही, वो सोल्व होके इंटीजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो, जैसे √7, तो √7 का मतलब होता है कि 7 की पावर 1/2। तो पावर फ्रैक्शन में है, पावर इंटीजर में नहीं है, पावर इंटीजर में नहीं है। और ये सोल्व होके इंटीजर भी नहीं आ रहा। फिर इंटीजर नहीं आ रहा का क्या मतलब है? जैसे √16 जो है ये सोल्व होके 4 आ जाएगा, तो ये जो है ये सर्ड नहीं है। ये जो है ये सर्ड, सर्ड्स, ये सर्ड यानी कि करनी ये है। ठीक है, तो सर्ड क्या होता है पता चल गया। एक ऐसा नंबर जिसकी जो पावर है 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो जाए और वो सोल्व ना हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ की पावर 2/3 हो, जैसे 16 की पावर 1/2 है और वो सोल्व होकर इंटीजर आ गया। तो इंटीजर आ गया तो इसको हम बोलेंगे कि ये सर्ड नहीं है, ये तो इंटीजर है, एक पूर्णांक है, पर ये सोल्व नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि क्यूब रूट ऑफ 16, ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब 16 है, सर वो इंटीजर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक सर्ड है, ये एक करनी है। क्लियर है? और जो भी ऐसे नंबर है अंडर रूट के अंदर जो सोल्व नहीं होते, इनको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर बताया है, इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये सारे नंबर इरेशनल, अप्रिमेय होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको नंबर सिस्टम में दी है। ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर पढ़ोगे डिटेल। तो ये समझ में आ गई सर्ड क्या है। ठीक है सर, अब ये इंडिसिस क्या है? इंडिसिस, इंडिसिस एक प्लूरल वर्ड है, जैसे सर्ड्स है ऐसे ही इंडिसिस। इसका सिंगुलर वर्ड है इंडेक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो पावर। ठीक है, किसी भी चीज की पावर, जैसे यहां पर क्या कर रखिए घात, घात को क्या बोलते हैं? पावर। जैसे 2 की पावर 3, तो ये 3 इसका इंडेक्स है। 3 की पावर 4, 4 इसका इंडेक्स है। इस नंबर में जो पावर है वो है 4। ठीक है, क्लियर है? तो इन वर्ड के मीनिंग क्लियर हो गए। थर्ड क्या है, इंडिसिस क्या है, घात क्या है, किसी भी नंबर की घात जो होती है पावर, करनी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो जो करनी है वो एक इरेशनल नंबर है, ये आपको क्लियर हो गया। कई बार वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता कि कौन सी इसमें से सर्ड है, ऐसे पूछ लेता है इरेशनल नंबर कौन सा है। भाई जिसकी भी, जो भी रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर या फिर किसी भी फोर्थ रूट के अंदर हो, ऐसे कि किस नंबर की पावर 4 गुरु की 27 आए, ऐसा कोई इंटीजर हमारे पास है ही नहीं। तो ये सारे क्या हैं? ये सर्ड हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। अब हम आगे आते हैं भाई बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर। बेसिक फॉर्मूलाज करते हैं। चलिए, तो ये आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 कर दूंगा तो वो 1 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 की पावर 0 कर दी तो 1 हो जाएगा, 4 की पावर 0 कर दी
तो 1 हो जाएगा। अगर 1000 की पावर 0 कर दी तो 1 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर की पावर अगर आप 0 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? मैथमेटिकली इसको ऐसे याद कर लो। लेकिन सर ये 0 क्यों हो रहा है? इस पावर का मतलब होता है कि उस नंबर को कितनी बार लिया, 3 को 0 बार लिया, यानी कि लिया ही नहीं किसी चीज को। मैं आपको बोलूँ मैं आपको 0 तरबूज दे रहा हूँ, ये लो 0 तरबूज ले लो, इसके बदले में मुझे कितने रुपए दोगे? तो आप रुपए भी 0 दोगे। मैंने आपको तरबूज नहीं दिया, आपने मुझे रुपए नहीं दिए उसके बदले में। दुकानदार ऐसे करेगा तो, है ना? तो 0 मतलब कुछ नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कुछ नहीं का मतलब होता है 1। एडिशन के अंदर कुछ नहीं का मतलब होता है 0। किसी के अंदर 0 ऐड करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 0 घटाओगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एडिशन में कुछ नहीं मीन्स 0, एडिशन में एम्प्टी चीज है 0, और मल्टीप्लीकेशन में एम्प्टी चीज है 1। किसी नंबर को 1 से गुणा कर दो फर्क नहीं पड़ता, 1 से भाग कर दो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये 1 के बराबर है। किसी नंबर को 0 बार लिया यानी कि कुछ भी नहीं लिया, यानी कि 1 चीज खाली पड़ी है, यानी कि 1 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, किसी भी नंबर की पावर अगर आप 1 करोगे यानी कि 5 को एक बार लिया तो यानी कि भाई 5, 10 को एक बार लिया यानी कि 10, कुछ भी आप मान लो, 500 को एक बार लिया यानी कि 500। ठीक है सर। और 0 की आप कुछ भी पावर कर दो। एक और चीज बता दूं, 0 रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, 0 की पावर 5, अब 0 को 5 बार लोगे तो 0, भले ही ऐसे कर लो 5 बार, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, ये तो 0 ही आएगा ना भाई। ठीक है। ऐसे ही 0 को 7 बार ले लोगे तो 0, 0 को 1000 बार ले लोगे तो 0, कितनी बार भी ले लो 0 को। ठीक है, तो ये बेसिक बात क्लियर है। तो 0 की कुछ भी पावर करेंगे तो 0 आएगा, और किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। तो अगर सर 0 की पावर 0 कर दें तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूं कि किसी भी चीज की पावर 0 करने पर 1 आता है, तो आप बोलोगे सर 1 है, किसी भी चीज की पावर 0 करने पर 1 आता है। अगर मैं इस फॉर्मूले से चलूं कि भैया 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको मैं 1 लिखूँ कि 0? इसके तो दो उत्तर आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इसकी परिभाषा नहीं है। अगर इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करने चलूँ तो कुछ कंडीशंस में 1 आता है, कुछ कंडीशन में 0 आता है। तो कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है। बिना कंट्रोवर्शियल चीज़ें बतेरी हैं जो पूछ सकती है हमसे एसएससी, वही पूछती है, इसलिए वो इनमें घुसती नहीं। तो क्यों बता रहा हूँ कि कहीं किसी बुक में दिखे तो इसकी टेंशन मत लेना। ओके जी। अब ए रेज टू पावर माइनस एन इज 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, तो अगर ये न्यूमरेटर में है, अगर ये ऊपर है, तो जब ये नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर -3 है, तो इसको आप लिखोगे 1/में 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 2 है, 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 1/8। जैसे फिर से बताता हूँ कि 3 की पावर -4/7, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ तो नीचे एक तो 7 है और 3 की पावर 4 है। तो जब ऊपर से नीचे भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे से ऊपर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 5 की पावर 4/में 7 की पावर 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 की पावर 2 नीचे है, तो इसको नीचे से अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, और इसको अगर मैं नीचे भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। ठीक है, क्लियर है? तो ऊपर से नीचे भेज लो, नीचे से ऊपर भेज लो, जो भी उसका साइन है उसे बदल दो। ये है ये वाला कंसेप्ट। इनके एग्जाम्पल्स भी जब आप नोट्स बनाओगे तो लिखते रहना,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर की पावर ऐसे फ्रैक्शन में हो 1/n, इसका मतलब उसकी nth रूट ले रखी है, ये दोनों सेम है। उसकी nth रूट ले रखी है का क्या मतलब है बताता हूँ। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ऐसे कर रखा हो कि स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी मान लो आप, एग्जैक्ट नंबर ले लेता हूँ ना, 16, तो यहाँ पर एक 2 होता है जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका मतलब है कि 16 की पावर हाफ। मैं आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि ये और ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर मैं लिखूँ कि 16 की 4th रूट ऐसे यहाँ पर 4 लिख दूँ, तो इसका मतलब है 16 की पावर 1/4। ठीक, क्लियर है भाई। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, सेम चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, सेम चीज़ को दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बेसिक समझ में आ गए। नेक्स्ट, अब देखो, ए रेज टू पावर m गुणा में ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। ये पहले मैंने आपको कुछ बताया नहीं, एक बार इसको काटते हैं। कुछ बिल्कुल बेसिक सी बात जो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है वही मैं बता देता हूँ, ताकि कई बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है या फिर जिनका बेसिक ठीक है उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे ही आप n बार कर देते हो, तो कितनी बार a आया, n बार आ गया, तो इसको हम लिखते हैं n इंटू ए, है ना। यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे ही 10 बार कर दूं तो क्या होएगा, 50 हो जाएंगे, तो 10 इंटू 5 यानी कि 50। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर मैं ऐसे कर दूं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे ही n बार कर दूं, तो जैसे आप ये करते हो कि अगर 2 इंटू दो इंटू दो है, तो इसको आप लिखते हो कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार। अगर ऐसे ही आप करते हो 2 इंटू दो इंटू दो इंटू दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया गया है 4 बार। जिसको भी ये बातें बहुत बेसिक लग रही हैं तो थोड़ी सी स्पीड में करके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बट देखो सब कुछ, मैं कुछ भी चीज़ करा रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। ठीक, तो ए जो है n बार लिया गया है, यानी कि a की पावर n, a को खुद से मल्टीप्लाई किया गया है n बार। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ो। ये मैं बिल्कुल बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार यही चीज़ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में डिकोड कर पाता है आदमी जब उसने चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से देखा। ठीक है, तो ए रेज टू पावर m का क्या मतलब है, ए रेज टू पावर m का मतलब है, इसका मतलब है कि a इंटू ए m बार, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a इंटू ए n बार। अगर मैं ये करूं कि a की पावर 10 गुणा में a की पावर 5, इसको रटना नहीं है, इसको ऐसे देखो ना, इसका मतलब है कि a इंटू ए 10 बार, और इसका मतलब है a इंटू ए, ऐसे ही a जो है वो है 5 बार। तो टोटल a की पावर n का मतलब होता है कि a कितनी बार है, कितनी बार मल्टीप्लाइड है। तो आप बोलोगे सर 10 बार तो यहाँ है, 5 बार यहाँ है, तो 10 और 5 15 बार हो गया, यानी कि टोटल a है 10 प्लस 5 15 बार। a कितनी बार है, 15 बार। ठीक है, यही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन को कम टाइम में कर देगी जब हमें कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ a जो है यहाँ पर m बार आया, यहाँ पर n बार आया, तो m प्लस n बार a आ गया, तो इसीलिए a की पावर है m प्लस n, इसीलिए इनको ऐड करते हैं भाई।
क्लियर है? तो टोटल ए कितनी बार हो जाएगा मिलाकर m प्लस n बार। अब इसका एग्जाम्पल ले ले कि अगर मैं ये बोलूँ कि भाई 5⁻³ गुणा में 5⁻6, तो देखो 5 यहाँ पर 3 बार आ गया, यहाँ पर 6 बार, यानी कि कुल मिलाकर 5 हो जाएगा 9 बार। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ओके, अब इसको देखते हैं। ए की पावर m का मतलब है कि ए जो है वो m बार लिखा हुआ है, और इसका मतलब है कि ए जो है वो n बार लिखा हुआ है। तो कुछ टाइम के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि m बड़ा है, आपको समझाने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, m बड़ा है यानी कि ऊपर a जो है वो ज़्यादा है, तो नीचे n बार जो a है वो ऐसे कटते जाएंगे। एक ए से एक ए गया, एक और ए से एक और ए गया, ऐसे कटते जाएंगे। n ए खत्म हो जाएंगे, n जो a है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि n बार है नीचे। कितने ए बचेंगे? पहले m थे, उसमें से n खत्म हो गए, m माइनस n, इसीलिए घटाते हैं, इसीलिए घटाते हैं। एक और नज़रिए से देख सकते हो इसको। कैसे सर? ऐसे भी देख सकते हो कि a रेज टू पावर m है। हाँ जी सर, मैंने क्या बोला था, जब एक चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ तो ले जा सकते हो, बस पावर का साइन चेंज कर देना। तो इस a रेज टू पावर n को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो n की जगह पावर माइनस n हो जाएगी। तो यहाँ पर भी a की कुछ पावर है, यहाँ पर भी a की कुछ पावर है, और गुणा कर रखे हैं, यानी कि a की पावर को ऐड कर सकते हैं हम। तो m में माइनस n ऐड करोगे, ये मत बोलना सर आप तो ऐड कर सकते बोल रहे थे। अरे भाई, m में माइनस n ऐड करने की बात कर रहा हूँ, n ऐड करने की थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। इसीलिए ये m माइनस n होता है, ताकि n a कट जाते हैं, कम हो गए a। एग्जाम्पल, ऊपर जो है 5 जो है वो 17 बार था, और नीचे 5 जो है वो कुछ भी मान लो 10 बार था। तो 10 बार 5 ऐसे कट जाएगा, ऊपर 17 बार लिखा हुआ है, 10 बार कट जाएगा तो 7 बार ही बचेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ू। ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू 30। अब ये क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखो कि ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस पूरे डिब्बे को देखो, इस पूरे डिब्बे की पावर है जी n, यानी कि ये पूरा डिब्बा n बार आया है, यानी कि ए रेज टू पावर m गुणा में ए रेज टू पावर m गुणा में ए रेज टू पावर m, ये सब कितनी बार हुआ है सर? n बार हुआ है। इसका यही मतलब है, किसी भी चीज़ की पावर n है यानी कि वो चीज़ n बार हुई है। तो a टोटल कितनी बार आ गया? m बार यहाँ पर आ गया, m बार यहाँ पर आ गया, m बार यहाँ पर आ गया। तो देखो इन दोनों को मिलाकर कितनी बार हो गया? 2m बार। इन तीनों को मिलाकर कितनी बार हो गया? आप बोलोगे सर 3m बार, m बार यहाँ, m बार यहाँ, m बार यहाँ, ऐसे ऐसे n टर्म्स हैं। तो टोटल कितनी बार हो जाएगा सर? m इंटू n बार। टोटल कितनी बार हो जाएगा? m इंटू n बार। टोटल a, m बार यहाँ, m बार यहाँ, m बार यहाँ। इसको मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। 5 की पावर है 10 की पावर 3, ये हो गया 5 की पावर 10 गुणा में 5 की पावर 10 गुणा में 5 की पावर 10। इस पूरे की पावर 3 है, यानी कि ये चीज़ 3 बार आई है। तो 5 10 बार यहाँ है, 10 बार यहाँ है, 10 बार यहाँ है, तो टोटल 30 बार हो गया। तो या तो कोई बंदा ऐसे कर ले 10 प्लस 10 प्लस 10, पर ऐसे क्यों करना है भाई? ऐसे कर लो ना कि 10 जो है वो 3 बार आया है, तो 10 इंटू 3, ये बेटर है। तो वही किया, m इंटू n, है ना? ऐसे कर देते हैं ना कि 10 जो है 5 बार आया, तो 10 इंटू 5 50। तो इसीलिए जब 5 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर समथिंग है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन में बहुत ही तसल्ली से यूज़ करूंगा मैं ये चीज़ें, इसलिए अभी प्यार से सीख लो। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ भाई। 2
रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, 4 3 12, 2 की पावर 12। ठीक, 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 7, तो 3 की पावर 35। ठीक है, और इस 2 की पावर 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 6 की पावर 2, क्योंकि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई तो होनी ही है। हाँ जी सर, 4 3 12, ये भी 2 की पावर 12 है, तो ये भी 2 की पावर 12 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी को कि 2 की पावर 4 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 6, यहाँ पर भी 4 3 12 है, ये भी 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है, 4 3 12 है। ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, बनना एट द लास्ट यही है। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, अब इसको समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग हैं? देखो, यहाँ पर ये बोला गया है कि a की पावर m जो है वो टोटल n बार आएगा। यहाँ पर a की पावर m की पावर n नहीं है, ना 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 ना। यहाँ पर जो a की पावर है वो m रेज टू पावर n है। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पर a की पावर n है, इस पूरे की a की पावर m, फिर से बता रहा हूँ, a की पावर m है, इस पूरे की पावर है n, यानी कि ये पूरी चीज n बार आई है। ये पूरी चीज a की पावर m गुणा a की पावर m गुणा a की पावर m ऐसे। लेकिन यहां पर क्या है, a की पावर m और इस पूरे की पावर n नहीं है ना, a की पावर m रेज टू पावर n है, a की पावर है m रेज टू पावर n। यहां पर पहले पावर को सोल्व करेंगे, इसको रटना नहीं है, रटोगे तो फिर बाद में गड़बड़ी करोगे। समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूं। तो ये चीज क्या है, ये चीज है कि 2 की पावर 3 की पावर 4। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 2 की पावर 3 की पावर 4 नहीं है, मेरे मुंह से गलत निकला है पिछला। यहां पर 2 की पावर है 3 की पावर 4, यहां पर 2 की पावर 3 की पावर 4 है। इसको हम ऐसे देखते हैं, तो इसको ऊपर से सोल्व करते हुए लाते हैं, यानी कि 2 की पावर 81 है, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। ठीक है, क्लियर है भाई? इन सब का एग्जाम्पल दिया है मैंने ऐसे, है ना? समझ में आ गई बात, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब ये देखते हैं, a इंटू बी रेज टू पावर n, यानी कि ये जो पूरी चीज़ है ये n बार है। तो इस ब्रैकेट के अंदर a भी है, इस ब्रैकेट के अंदर b भी है, यानी कि a भी n बार आ गया, b भी n बार आ गया। तो देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबकी पावर n है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी n बार आई है। तो ऐसे बोल दूँ, a n बार आया है गुणा में b n बार आया है, यही तो बात है। a इंटू बी था अंदर, a भी n बार आ गया, b भी n बार आ गया। ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो अगर ऐसे हो कि 6 की पावर 10, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 गुणा 3 की पावर 10, यानी कि 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10। अगर 6 जो है वो 10 बार आया है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो हर एक 6 में एक 2 होता है, एक 3 होता है। तो जब भी एक 6 आया तो एक 2 भी आया, एक 3 भी आया। जब अगला 6 आया तो 2 भी आया, 3 भी आया। तो 6 अगर 10 बार आया है, यानी कि 2 भी 10 बार आया है, 3 भी 10 बार आया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कल को आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 5 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 10, यानी कि 5 दिए 15, 15 की पावर 10। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलो नेक्स्ट 2 फॉर्मूले और हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कुछ चीज़ें याद करने वाली करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखो, इफ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n देन दिस इज ट्रू। मैं एक बार मोटा मोटा दोनों फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन बनाता हूँ। देखो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है दोनों बराबर हैं और दोनों जगह बेस सेम है। जो एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस है ना वो बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनो कि दोनों जगह ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं। किसी चीज़ की कुछ पावर है, किसी चीज़ की कुछ पावर है और बराबर है।
किसी चीज़ की कुछ पावर है और किसी चीज़ की कुछ पावर है और दोनों बराबर है। एक जगह पर बेस सेम है, बेस यानी कि जिसकी पावर की गई है, बेस आधार जिसकी पावर चढ़ाई गई है ए। अगर बेस सेम है और ये दोनों चीज़ें सेम है यानी कि पावर भी सेम होगी। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, एक्सेप्शन बाद में करेंगे, पहले भावनाओं को समझो। कि ए की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, मैं बोलूंगा कि मैंने ए की पावर 10 करी और मैंने 2 की पावर 10 करी। अच्छा, बेस सेम है। अगर मैं ये बोलूं कि 5 की पावर 10 इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स, कि 5 को मैं एक्स बार ले लूं तो वही आता है जब मैं 5 को 10 बार ले लूं। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 10। 5 की पावर एक्स कर लूं या 5 की पावर 10 कर लूं, दोनों बराबर है यानी कि एक्स की वैल्यू 10 है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं और बेस सेम है यानी कि पावर भी सेम होगी। अब अगर दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं और पावर सेम है यानी कि बेस भी सेम होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं भैया 5 की पावर 10 करी और x की पावर 10 करी तो दोनों सेम ही आए, तो इसका मतलब ये x जो है ये 5 के बराबर है ना। तो अगर दो चीज़ें सेम हैं, दोनों जगह बेस सेम हुआ, वो इक्वल हैं, ऐसे समथिंग की पावर समथिंग, समथिंग की पावर समथिंग, वो दोनों इक्वल हैं। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, अगर पावर सेम है यानी कि बेस भी सेम। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल में घुसते हैं। बेसिक भावनाएं आप समझ गए, अब डिटेल में घुसते हैं, एक आधे एक्सेप्शन करते हैं। क्या होगा इसको, चलिए जी। तो देखो, अगर a की पावर m है दैट इज इक्वल टू a की पावर n, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और बेस सेम है यानी कि पावर्स भी सेम होंगी। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि a की वैल्यू 0, 1 और -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी कर लो वो सेम ही रहता है। नहीं तो आप ये बोल दोगे कि 0 की पावर 15 बराबर है 0 की पावर 100, इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 100 है। आप ये बोल दोगे कि 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 1 की पावर 8, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 8। आप ये बोल दोगे कि -1 की पावर 8 इज इक्वल टू -1 की पावर 100, क्योंकि -1 की पावर इवन कर दोगे तो क्या आएगा, वो हमेशा +1 आएगा। या फिर -1 की पावर ओड कर दोगे तो वो हमेशा -1 आएगा। तो आप बोल दोगे कि 8 इज इक्वल टू 100, 9 इज इक्वल टू 1,001। तो ये एक्सेप्शन है। 0, 1 और -1 होगा तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल आप नहीं बोलोगे ना, अगर आपको एग्जाम में ऐसे दिख जाएगा, या बोल दोगे कि 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 1 की पावर 8, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 8। तो ये एक्सेप्शन जस्ट इसीलिए है ताकि आप मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाओ, जो भी पढ़ा रहा है, जिसने बुक लिखी उसके ऊपर उंगली ना उठा पाओ। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा ऐसे याद रखो, अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। एनफ है, इससे तो बर्डन नहीं आ रहा दिमाग पे। नेक्स्ट, अगर a रेस टू पावर m इज इक्वल टू b रेस टू पावर m है तो a की वैल्यू +-b होगी, यानी कि अगर ये दोनों सेम है और पावर सेम है तो बेस सेम होएगा। बस एक ही केस में बेस सेम ही होएगा, बस जब m इवन है तो एक कंडीशन आ जाती है। क्यों सर, ये क्यों आ जाती है, बताता हूँ। देखो, अगर अगर मैं कर दूं अपनी a की पावर 10 और इधर कर दूं कि 2 की पावर 10, यही है ना, पावर सेम करनी है। ठीक, तो ये जो 2 की पावर 10 है, इसको आप 2 की पावर 10 भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 की पावर 10। तो जब ये पावर है, जब ये इवन होती है, तो मैं गारंटी से ये नहीं कह सकता कि इधर जो वैल्यू रखी है वो 2 की पावर 10 है या -2 की पावर 10 है। या फिर एक और बात, दूसरे तरीके से देखता हूँ। देखो कि तो a की वैल्यू क्या होएगी, तो a की वैल्यू अगर आप a की जगह 2 रखोगे तो भी बात बन जाएगी, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, और a की जगह -2 रखोगे तो भी बात बन जाएगी। ऐसे बेटर समझ में आएगा कि -2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। एट द एंड तो मुझे 1024 ही चाहिए ना। यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो भी ये बनेगा, -2 रखूंगा तो भी ये बनेगा। तो जब पावर्स इवन हो तो मुझे ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली ये a जो है और ये जो इधर है, इन दोनों का साइन सेम है कि नहीं। इनकी वैल्यू तो सेम है, ये तो गारंटी है। होएगा तो ये भी 2, अब ये प्लस का 2 होएगा, माइनस का 2, पक्का नहीं कह सकता।
इसीलिए अगर m इवन है तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ऐसे कंसिडर कर लेना। a इज इक्वल टू प्लस बी भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है, लेकिन पावर ओड है। जैसे अगर ऐसे हो कि a की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9, a की जगह सिर्फ 2 ही रख सकते हो, a की जगह -2 तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि -2 की पावर 9 करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव की पावर अगर ओड करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, वहां तो पॉजिटिव है, a की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती। तो जब पावर ओड होती है तो हम श्योर होते हैं कि बेस इक्वल है भैया। इवन है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है कि क्या पता इसकी वैल्यू +2 हो या -2। तो बस ये है। ठीक, फिर से इसको समराइज कर दूं। क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। अगर बेस सेम मिला तो इसका मतलब पावर्स भी सेम ही है यार, इनकी वैल्यू सेम है। तो हम यही यूज करेंगे, एक्सेप्शन अपने एग्जाम में नहीं आती, टेंशन मत लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, किसी चीज की कुछ पावर है, किसी चीज की कुछ पावर, और पावर इक्वल है, तो इसका मतलब बेस की वैल्यूज भी इक्वली होंगी। बहुत रेयर है कि पावर इवन होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आगे से संभाल लोगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। भाई आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए हैं, और मैं याद करने के लिए, आपको पता है, बहुत कम चीज़ें बताता हूँ। जो भी मैं याद करने के लिए बताता हूँ इसका मतलब वो उसके बिना तो काम नहीं चले, है ना। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आपको 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए। जैसे कि 2 की पावर 1, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बूस्टर में ही बताया है। ऐसे ही आपको 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए। मैंने वैसे पर्सनली मेरे दिमाग में 2 की पावर 10 तक बहुत ही अच्छे से याद कर रखी हैं। अगर 11 करना होता है 2 की पावर 11, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। 12 करना होता है जैसे 2048 का डबल 4096, मैंने यहीं तक कर रखी है। चाहो तो आप भी कर सकते हो यहाँ तक, फिर उसके बाद 2 बार डबल कर लेना। 3 की पावर आपको 6 तक याद होनी चाहिए। और कैसे याद होनी चाहिए? आपको ऐसे याद नहीं होनी चाहिए कि कोई बोले कि 3 की पावर 4 क्या है, आप बोलो 81। ऐसे होने चाहिए कि 729 क्या है, आप बोलोगे यार ये तो 9 का क्यूब है और ये 3 की पावर 6। इसको तो बोलते हैं याद होना। एग्जाम में ऐसा तो होएगा नहीं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 23 सत्य क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता। वो तो आपको देखना होता है कि भैया अगर आपको ये चीज़ें मिलें, 23 का पहाड़ा इतने अच्छे से याद है क्या कि 23 छिक्के 138, 23 सत्य 161। उल्टा याद होएगा तभी तो कैलकुलेशन में मदद होएगी। कैसे याद होएगा? रोज लिखो, बोलो। जब आप बोल बोल कर लिखोगे, एक तो आप लिख रहे हो, आप उसको देख रहे हो, आंखें इन्वॉल्व होगी, लिख रहे हो तो हाथ भी इन्वॉल्व हो गए, बोल रहे हो तो मुंह भी इन्वॉल्व हो गया, सुन रहे हो तो कान भी इन्वॉल्व हो गए। जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी उतनी जल्दी चीज़ अंदर बैठती है। रोज बोल बोल के लिखो पहाड़े क्यूब, डस्टबिन में फेंक दो कागज को, बैठ कर रूम में लिख कर देखना नहीं है। अगले दिन रफ पर लिखो, हटाओ, फिर लिखो, हटाओ, फिर लिखो, हटाओ। साफ साफ नहीं लिखने। और ऐसे नहीं करना। कई बच्चे तो पता नहीं ऐसे, मतलब उनको ऐसे बताया गया है, ठीक है, सीधा ऐसे लिखना है 11 कम 11 कर बाई 11, और 11 का तो वैसे लिखना ही क्यों है, 23 44 23 23 92, ऐसे लिखना है बोल बोल के, 23 5 115 23 138 ऐसे। तो धीरे धीरे जब आप इन नंबर्स को बार बार देखोगे तो 138 से आपको 23 ध्यान आ जाया करेगा खुद ही। मिटा दो इन सबको। ऐसे ही 5 की पावर 5 तक, 6 की पावर 4 तक याद होनी चाहिए। ये दिखते ही आपको दिखना चाहिए कि ये है। तो कभी अगर दिखने की ज़रूरत हुई तो जिस बच्चे ने अच्छे से याद नहीं करी उसको तो दिखेंगे नहीं, आपको तुरंत दिख जाएंगे, वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स अप टू 30। पहले मैं 25 तक बोलता था तो, लेकिन 30 तक याद करो, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। कई बार मैंने क्वेश्चन देखे कि हेल्पफुल रहता है। 30 तक याद कर लो। देन क्यूब्स अप टू 12। आप चाहो तो आप 15 तक भी याद कर सकते हो क्यूब्स को, क्योंकि एक आधी बार देखा है 13 का पूछा गया है, 14 का पूछा गया है, इन द सेंस यूज हुआ है, ठीक है। बट मैं 12 तक याद करके रखा हूँ आज भी। मैं पहचान जाता हूँ कि अच्छा ये 14 का क्यूब है क्या, बट 15 तक याद करोगे बढ़िया रहेगा। 15 का काफ़ी बार यूज़ हुआ है, 21 का काफ़ी बार यूज़ हुआ है। तो आप 12 तक याद करोगे तो 15 और 21 का याद कर। कई बार आपको ये बोला जाता है 50 तक के क्यूब याद कर लो, प्लीज़ है ऐसे मत करो, खुद के ऊपर ये अत्याचार मत करो, जरूरत नहीं है। एट द मैक्स 15 तक क्यूब याद कर लो और एक 21 का भी याद कर लेना।
मैक्स है, ठीक। वो यूज ही नहीं होता यार एग्जाम में, फिर क्या मतलब इस दिमाग में इतनी चीज़ें डाल के क्या करें भाई, और भी तो सब्जेक्ट हैं वो भी तो डालने हैं, है ना। नेक्स्ट, इनकी वैल्यूज याद कर लो। रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10 उनकी याद करने की जरूरत नहीं है, वो निकाल लेंगे। इनकी कंठस्थ होनी चाहिए, तो एक बार बता देता हूँ कैसे। एक शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका इतना तो पता है ना, 1.414 है। एटलीस्ट 2 डिजिट तक तो आपको पता ही होनी चाहिए। जो तीसरा डिजिट है वो मैं बता दूंगा कैसे याद करोगे। वैसे तो 3 डिजिट तक याद हो जाएंगी, बट 2 तक भी कर ली ना। देखो 4 एकम 4, तीसरा डिजिट 4 है। 7 तिये 21, 21 में 2 आता है ना पहले, 2 तिये 6, तीसरा डिजिट इन दोनों के प्रोडक्ट से आ रहा है। ये कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, मैंने पैटर्न ढूंढा है, ठीक है। बढ़िया स्टीक बैठ गया उनके ऊपर जो हमें याद करनी है, और क्या चाहिए, आगे नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको रूट 7 निकालना है तो जो मैंने आपको मेथड बताया है उसी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी रटने की। भाई दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये जो फॉर्मूलाज बताए हैं, ये इनको एक बार फिर से इनके ऊपर से नज़र घुम निकाल लो, ठीक है। एक बार फिर से इनको समझ लो कि अच्छा ये बताया है। एक बार सारे फॉर्मूलाज को लिख लो। आप ये देखो कि आप लिख सकते हो कि नहीं एक बार इकट्ठे, हैं। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे आसान करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। आपके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा इनके ऊपर, ठीक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे बताने से पहले आप इनको अच्छे से दोबारा से समझ लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे। तो मेरे बताने से पहले सारे क्वेश्चन करते चलो, आप कर लोगे मुझे पता है। और फिर तेज़ स्पीड पर, अगर आपको आसान आसान लग रहे हैं तो मेरी एक्सप्लेनेशन तेज़ स्पीड पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, तेज़ या इतनी ही। रिकॉग्नाइज दी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है कि भैया सर्ड नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वाला मामला बचना नहीं चाहिए, सोल्व हो जाना चाहिए। प्रीमेय संख्या, नहीं तो अप्रीमेय बन जाएगी। तो क्या ये सोल्व हो रहा है? ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर 4 करने पर 27 आ जाए? नहीं सर, तो ये तो है नहीं भैया रैशनल। ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर 3 करने पर 16 आ जाए? नहीं सर। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको पावर्स बताई हैं वो याद हैं ये सारी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होएगा इस टॉपिक के अंदर, बाद में फिर शिकायत करो। इनको 3 4 बार लिखो। चीज़ें याद करनी है तो मौका मिलते ही, बहाना मिलते ही, कई बार बच्चे क्या हैं, बहाना मिलते ही पढ़ाई छोड़ देंगे। आप उससे उल्टा बनाओ, बहाना मिलते ही पढ़ो, बहाना मिलते ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, बहाना मिलते ही जो याद करनी है 2 की पावर 12 तक अभी लिख दो। ऐसे लिख दो, 2 4 8 16 32 ऐसे लिख दो। और मन में ऐसे ऐसे भी लिख दो, 2 की पावर 8 क्या होगी ये, 9 क्या होगी ये, ऐसे रैंडम भी लिख दो चाहे। अभी तुरंत इनको 2 2 बार लिख दो इन सारी चीज़ों को। पहाड़े लिखने मेरे हिसाब से 13 से लिखने स्टार्ट करो, 12 तक तो आपको याद ही होंगे, 13 से लेकर 25 तक लिखो। अच्छा मैंने टेबल्स बताए नहीं, इसके अंदर नहीं बताए, कैलकुलेशन बूस्टर में बताए हैं। 13 से 25 तक लिखो रोज, ठीक। स्टार्टिंग में रोज लिखो 1 महीना, उसके बाद क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर 15 दिन के बाद, या फिर ऑल्टरनेट डे लिख दो। फिर 3 4 दिन में एक बार लिखो। फिर धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाएगी कि महीने में 1 दिन लिखोगे एनफ, ठीक। ऐसा कोई नंबर 11 का स्क्वायर रूट करने पर इंटीजर आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पावर 2 करने पर 11 है। एक ही ऑप्शन है, 3 की पावर 5 करने पर क्या आता है, 243 आता है। ये 3 है, ये सारे सर्ड्स हैं, ये सारे अप्रीमेय संख्याएं हैं, इरेशनल हैं, ये सारे करनी है। वो नहीं है क्योंकि वो सोल्व हो गया, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्ड। कौन सा सर्ड है, यानी कि जो सोल्व नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर है। देखो ये तो सोल्व हो रहा है, ये तो 3 के बराबर आ गया। 2 की पावर 5 करने पर 32 आ जाता है। 3 की पावर 6 करने पर 729 आ जाता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 करूँ और 25 आ जाए, तो यही सर्ड है? यही है ब्लैक शीप। नेक्स्ट, ये बताओ, इसको हम पता है कैसे देखेंगे। अंडर रूट एनीथिंग, इसका मतलब होता है कि ए की पावर हाफ।
इसका मतलब है कि √2, इस पूरे का √2, उस पूरे का √2। इसका मतलब है अंदर वाले √2 का मतलब है 2 की पावर हाफ, फिर उस पूरे के ऊपर √2 यानी कि इस पूरे की पावर हाफ, फिर इस पूरे के ऊपर यानी कि इस पूरे की पावर हाफ। तो जब भी पावर्स ऐसे हों, मैंने आपको क्या बताया था, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, a की पावर m की पावर n की पावर p, यानी कि a की पावर m इंटू n इंटू p। ठीक, यानी कि पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होती। तो इसको डायरेक्टली आप कैसे लिखते, आप इसको लिखते कि 2 की पावर है हाफ, उस पूरे की हाफ, उस पूरे की हाफ, यानी कि 2 की पावर 1/8। मैं बहुत ही प्यार से बेसिक से बताऊंगा भाई, मैं जल्दबाजी में बता दूं, निपटा दूं, फिर क्या होएगा, वो बात नहीं आएगी, सिलेक्शन वाली बात नहीं आएगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो 2 की पावर हाफ है, उस पूरे की हाफ है, उस पूरे की हाफ है। तो जब भी पावर्स ऐसे होती हैं तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 की पावर हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, 2 की पावर 1/8। आगे बढ़ जाऊं, यहाँ पर भी वही कहानी है। अगर किसी का ऐसे क्यूब रूट कर रखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1/3। ठीक है, इसका ये मतलब है कि a की पावर हाफ, हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे, बट हम समझ लें, फिर एग्जाम में इसको डायरेक्टली 1/2 1/2 1/2 1/8, तभी बेसिक बनाना जरूरी है। a की पावर हाफ की पावर 1/3 की पावर 1/4। ठीक, ये मैंने बताया, यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा इसका मतलब वो 3 का रेसिप्रोकल, उसकी पावर 1/3 है। तो a की पावर ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/4, यानी कि a की पावर 1/24। ठीक है, माइक की बैटरी चेक करते रहना पड़ता है बार बार, ये ना हो कि आवाज़ ही रिकॉर्ड ना हो। आगे बढ़ो, ये ना हो मेरी आवाज़ को दबा दिया जाए, आप तक ना पहुँचे, कैसे बात बनेगी फिर। ये देखो भाई, देखो यहाँ पर 2 तरह की पावर है। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 गुणा 3, यानी कि 5 की पावर 6। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि 5 का अंडर रूट का क्यूब रूट, इसका मतलब है 5 की पावर हाफ इंटू 1/3, यानी कि 5 की पावर 1/6। तो यहाँ पर कभी क्या कर रखा है, 5 का अंडर रूट कर रखा है, कभी तो पावर कर रखी है जो ऐसे है 2 3 4, कभी पावर कर रखी है जो 1/2 है 1/3। तो इससे डरना नहीं है, आपने लगातार करना है कि 5 की पावर पहले क्या है, 6 है। एक बार अंडर रूट वालों को भूल जाओ, मैं एक बार पहले इसको दिखा देता हूँ कि है क्या, फिर बाद में करेंगे। देखो ये ऐसे है कि सबसे पहले 5 की पावर 6, ठीक है, फिर उसके ऊपर अंडर रूट, अच्छा उसके ऊपर क्यूब रूट लगाया, उसके ऊपर क्यूब रूट, फिर है उस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, फिर उस पूरे का स्क्वायर कर रखा है, फिर इस पूरे की पावर है 2, फिर इस पूरे के ऊपर 5, तो यानी कि इस पूरे की पावर है 1/5, ऐसे कर रखा है। तो 5 की पावर 6 गुणा में 1/3 गुणा में 2 गुणा में 1/5। बट मुझे एक बात बताओ, मैं a इंटू बी इंटू सी कर दूं, या फिर a इंटू सी इंटू बी कर दूं, या b इंटू सी इंटू ए कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? चीज़ें गुणा करनी है तो आगे पीछे नहीं। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप डायरेक्टली करोगे कि 5 की पावर 6, पहले एक तरफ वाली पावर से निपट लो, 6 2 और 15, 6 गुणा 2 गुणा 15, फिर इनको उठा लो, 1/3 1/5, इधर वाली बटे में है ना जो रूट में है, फिर 1/3, ठीक है, फिर 1/14। और अच्छा इधर 7 मैंने मिस कर दिया भैया, इधर 7 भी थी एक, गुणा में 7। ये उत्तर है। इनको मैं ऐसे गुणा कर लूँ 6 गुणा 1/3, या डायरेक्टली आगे पीछे कैसे भी गुणा कर लूँ। तो भाई 5 3 15, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25, ऑप्शन ए। ठीक है,
आगे बढ़ जाएं। ये वाईफाई का साइन बन गया है ना। तो देखो, ये जो सेम चीज़ है ये 2 बार आई है ना। ये जो है यानी कि ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है, तो एक्चुअल में इस पूरे डिब्बे का स्क्वायर है, ऐसे बोल सकते हैं ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर है 5⁹ गुणा में 4, फिर ये फ्रैक्शन वाले भी उठा कर लाते हैं, 1/6 1/3, ये है डिट्टो ये चीज़ है यहाँ पर। तो यानी कि इसका स्क्वायर ही है। अगर ये x है ये x है तो x स्क्वायर, तो गुणा में एक पावर 2 और कर दी। इस पूरे का स्क्वायर करूंगा यानी कि गुणा में 2 और कर दी पावर, तो बस दिस इज द उत्तर। 18 और 9 दूनी 18 यानी कि 5⁴ उत्तर इस ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो भाई 3⁻0, किसी भी चीज़ की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। 3⁻1, तो भैया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3⁻1 को 1/3 या फिर 1/3 बोल लो, यानी कि 1 + 1/3। मेंटली कर रहे हैं क्वेश्चन है वैसे, बट हम बेसिक से कर रहे हैं, मतलब आराम से समझ रहे हैं, प्यार से बेसिक्स डेवलप कर रहे हैं। 3⁻1 यानी कि 1/3 और -3⁻0 यानी कि -1। तो ऊपर हो गया 4/3 और नीचे हो गया -2/3, -2/3 यानी कि -2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये देखो, अब देखो यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, एक्स वाई की पावर है सारी। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी चीज़ की पावर m हो और गुणा में उसी चीज़ की पावर n हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻m+n, जोड़ देंगे, सेम ही चीज़ की पावर है। किसी भी चीज़ की पावर m हो और उसी चीज़ की पावर p हो, तो मैं बोल दूंगा a⁻m-p। अगर ये सब इकट्ठा कर रखा हो, a⁻m गुणा a⁻n बटे में a⁻p, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। जो सारी ऊपर हैं, मान लो यहाँ पर एक और हो गया a⁻q और नीचे हो गया a⁻r, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो ऊपर हैं, देखो यहाँ पर a है, m है, n है, q है, m+n+q। ये भी a⁻−p है, अगर ऊपर लाओगे तो -p, या फिर नीचे है तो घटा देंगे, ऐसे मान लो नीचे है तो घटा देंगे। तो ये भी तो सेम चीज़ की पावर है, एक्स वाई की इतनी पावर, एक्स वाई की इतनी पावर, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा एक्स वाई की पावर यहाँ पर है a-b, उसमें मैं जोड़ दूंगा b-c, और उसमें से मैं घटा दूंगा बिकॉज ये नीचे है, तो साइन चेंज होएगा, माइनस का a प्लस का c। बताओ बताओ गाइज, होगा कि नहीं होगा ये? और बफेलोज तुम भी बता दो, नहीं तो बुरा मान जाती, सिर्फ गाइज को बोलते रहते हो। तो 0 आ गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, ठीक है, ये बताओ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो भाई, x की पावर कुछ है, मान लो x की पावर है m की पावर है n, तो ये हो जाएगा x की पावर mn। और मान लो x की पावर है m है की पावर n, फिर आगे है गुणा में x की पावर कुछ भी, मान लो p की पावर q। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर m इंटू n और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर p इंटू क्यू। मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है मल्टीप्लाई होती है, और मुझे पता है यहाँ पर भी x की कुछ पावर आएगी, यहाँ पर भी x की कुछ पावर आएगी। हाँ, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता, यहाँ पर तो x की पावर है mn, यहाँ पर है pq, क्योंकि x की कुछ पावर है गुणा में x की कुछ पावर है, तो मैं जोड़ ही दूंगा। यहाँ पर mn बार आता, यहाँ पर pq बार आता, मैं सेम यहाँ पर कर दूं। यहाँ पर x की पावर बनेगी कुछ, जो भी बनेगी इनको गुणा करके, ठीक है। यहाँ पर भी x की कुछ पावर बनेगी, हाँ जी सर, जो भी बनेगी।
यहाँ पर भी बनेगी। तो सेम चीज़ की पावर्स हैं, एट द एंड तो जुड़नी ही है। एक्स की पावर कुछ हो, एक्स की पावर कुछ हो, जुड़नी ही होती है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक्स की पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक्स की ही पावर है तो डायरेक्टली जोड़ देंगे। ये भी एक्स की ही पावर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सारी कट जाएंगी आपस में, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। आगे बढ़ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर x की पावर a है, x की पावर b है, तो इससे क्या बन जाएगा, x की पावर a माइनस बी अंदर तो, और उस पूरे की पावर क्या है, a प्लस बी। लास्ट क्वेश्चन यही था, देखो ध्यान से, पीछे जा रहा हूँ। ऐसा ही था, x की पावर कुछ की पावर कुछ, पावर मल्टीप्लाई होनी है। यहाँ पर भी x की ही कुछ पावर आएगी, यहाँ पर भी x की ही कुछ पावर आएगी, जोड़ देंगे सब x की पावर आएगा। तो यहाँ पर आप मेंटली देख सकते हो कि x की पावर a माइनस बी है अंदर, और बाहर है a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर x की पावर अंदर है b माइनस सी, नीचे वाला घटेगा ना, b माइनस सी, ऊपर है b प्लस सी, तो गुणा होंगे। यहाँ पर x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, x की ही पावर है तो जुड़ जाएंगी। यहाँ पर x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से सारी कट जाएंगी। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सर ऐसे क्वेश्चन का सीधा उत्तर 1 मार दे, क्यों भाई, ये तुम बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, पीएम हो कहीं के, पीएम हो, सोल्व करके करेंगे, कल को क्या कर दे वो पता है हमें। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। चलिए, वैसे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर अंदर है a माइनस बी, ऐसे मन ही मन में हम ये सोच सकते हैं, अंदर है a माइनस बी और उस पूरे की पावर है 1/ab। या फिर मैं ये करूँ, एक सॉल्व करके दिखा दूँ, फिर सारे को वैसे ही कर लेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस बी बटे ए बी प्लस में b माइनस सी बटे बी। चलिए, ये हो जाएगा x की पावर a बटे में x की पावर b, यानी कि x की पावर a माइनस बी, इस पूरे की पावर है 1/ab। तो पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी बटे ए बी। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर b माइनस सी आएगा अंदर, बाहर होएगा 1/bc, पावर मल्टीप्लाई होएगी b माइनस सी बटे बी सी, ये भी x की पावर है। हाँ जी सर, ये भी x की पावर है, पावर जुड़ती है ऐसे में, तो x की पावर समथिंग इंटू एक्स की पावर समथिंग, वो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। प्लस में b माइनस सी बटे में बी सी, सी माइनस ए बटे में सी ए। अब क्या करें सर, वैसे तो क्या करें पता है, बट एलसीएम ले लेंगे तो भी निकलेगा क्या, सी से गुणा कर दो तो भी निकल ही जाएगा, है ना। ठीक, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ ऐसे, ए बटे में ए बी, ऐसे अपने मन ही मन में, ए कट जाएगा बी कट जाएगा, तो आएगा 1/b माइनस 1/a, ये आएगा b से b कट गया तो प्लस 1/c माइनस 1/b, सी से सी कट गया प्लस 1/a। मैं सिर्फ ये जान ले रहा हूँ पहले वाला क्या आएगा, दूसरा फिर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 1/c। ये सारे आपस में कट जाएंगे तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर आप एलसीएम ले लेते तो ऊपर आ जाता ए सी बी सी, फिर यहाँ पर ए बी ए सी, फिर यहाँ पर बी सी ए बी, हाँ तो भी कट ही जाता है, एलसीएम ले लेते तो भी। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। ये बताओ, तो किसी चीज़ की पावर a है, फिर x-1/y की पावर b है, फिर इसकी पावर a है, इसकी पावर b है ना।
कुछ खास दिख नहीं रहा तो सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो y ऊपर जाएगा xy+1 बटे में y की पावर a, इधर हो जाएगा xy-1 बटे में y की पावर b। ये xy+1 बटे में x की पावर a, ये हो जाएगा xy-1 बटे में x की पावर b। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, किसी चीज़ की पावर a है, किसी चीज़ की पावर a है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई, या फिर ये आप डायरेक्टली देख पाओगे, ऐसे लिख सकता हूँ ना कि m की पावर a बटे में n की पावर a, यानी कि m बटे में n की पावर a। ऊपर m भी a बार आया है, नीचे n भी a बार आया है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी पावर a है ना, अगर m बटे n की पावर a है, यानी कि m भी a बार आया है, n भी a बार, यानी कि ये भी a बार आया है, ये भी a बार। हाँ जी सर, तो ऊपर xy+1 a बार आया है और नीचे xy+1 a बार आया है, तो ये तो कट जाएगा। ऊपर भी ये चीज़ उतनी ही बार आई, नीचे भी उतनी ही बार आई। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा ध्यान से, ये y की पावर a है, ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको मैंने यहाँ भेज दिया y की पावर a, और नीचे x की पावर a है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया x की। ऐसे ही होता है ना, अगर ऐसे हो a बटे b बटे में p/q, ऐसे ही करते हैं ना, a बटे b गुणा में q/p, या फिर बटे में p/q। वही किया मैंने इनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, xy-1 की पावर b है, xy-1 की पावर b है, ये भी कट जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ y की पावर b है तो ये नीचे जाएगा, नीचे वाला है नीचे, तो y की पावर b है, और यहाँ x की पावर b है, ये नहीं कटा, ये ऊपर आ जाएगा x की पावर b। ठीक है जी, तो ऊपर आप देखो x जो है उसकी पावर है a+b, यहाँ a बार आया, यहाँ b बार, y की पावर b a+b। ठीक है, तो फिर इसी रूल के तहत, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये कोई नया रूल नहीं है, ये मत सोचो ये कोई नया रूल मैंने आपको बता दिया, रूल वही है, उन्हीं से बस अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए तो उनका बेसिक समझा रहा था। देखो कि ऊपर भी किसी चीज़ की सेम पावर है, नीचे भी सेम पावर है, तो दिस बटे दिस सेम पावर, ऐसे ही x/y सेम पावर। और एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं, आपको कोई और रास्ता भी दिख रहा हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x बटे वाई की पावर a+b। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, टेल मी दिस। तो भाई देखो, पहले इस पावर हाफ को छोड़ दो, एक बार अंदर ही अंदर देखते हैं, p कितनी बार है सर, -1 बार। ओके, तो इस 3 को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो p की पावर 3 है, तो ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, तो -1 बार ऑलरेडी है, -3 और आ जाएगा, तो -4 बार हो जाएगी, है ना। तो p ऊपर -4 बार हो जाएगा, और फिर -4 का हाफ भी करना है, तो p की पावर -4 का हाफ क्या होगा, -2। मैंने यहाँ पर p की पावर सोल्व कर ली। अब q की पावर सोल्व कर रहा हूँ, देखो q की पावर -2 जब ऊपर गया तो q की पावर 2 हो जाएगी, तो q की पावर 2 ऑलरेडी है, 2 और आ जाएगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगी, और उसका हाफ भी करना है, 4 × हाफ यानी कि 2, तो q की पावर हो जाएगी 2। अब डिवाइडेड बाय दिस है, तो ये लो उसको नीचे लिख लेंगे, करने को मैं सबको इकट्ठा भी कर देता, बट उतना बर्डन क्यों लेना है दिमाग पर। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, तो p की पावर 6 है, यहाँ पर p की पावर है -2, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो p की पावर 2 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा ना जी, तो 6 और 2 8, ऊपर है p की पावर 8, उसका हाफ कर दो तो p की पावर 4 रहेगी। तो मैं लिख नहीं रहा, बट जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, q की पावर 3 है तो इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो q की पावर -3, ये भी -3 हो जाएगी, तो -3 और -3 माइनस का 6, और उसका हाफ कर दोगे तो -3, तो q की पावर -3 बच जाएगी। इसको इसने एक्सप्रेस कर रखा है कि p की पावर समथिंग, q की पावर समथिंग, तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, हम कम है किसी से, बताओ।
तो p की पावर 4, इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो -4 हो जाएगी, तो -4 और -2 यानी कि p की पावर -6। q की पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगी, 3 और 2 5, यानी कि q की पावर 5। या फिर ऐसे लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि p की पावर जो भी है वो a है, यानी कि a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 5। a प्लस b यानी कि -1। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। 4⁴x+1 इज इक्वल टू 1/64। तो ये 4 की कुछ पावर के रूप में लिख रखा है, क्या इसको भी आप 4 की कुछ पावर के रूप में लिख सकते हो? बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ सर 4 की पावर 3। तो इसको ऊपर ले आओ क्योंकि ये भी ऊपर है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, समथिंग रेज टू पावर समथिंग है, समथिंग रेज टू पावर समथिंग है, और बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगी। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था, ये जो बेस है ये 0 1 और -1 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन थी, तो वो नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, टेंशन मत लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो सोल्व नहीं होगा तो वो देगा क्यों? बस हाँ, जब भी नोट्स को रिवाइज करो तो उस कंडीशन को बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, तो इट इम्प्लाइज दैट 4x+1 इज इक्वल टू -3। इट इम्प्लाइज दैट ये 1 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4/4 यानी कि -1, x इज इक्वल टू -1। हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यार ये ऊपर जाकर 4 की पावर -3 बनेगा, यानी कि 4x+1 इज इक्वल टू -3, फिर डायरेक्टली लिखेंगे x इज इक्वल टू -1। ठीक है, स्टार्टिंग में बेसिक बनाने में टाइम लगता है बस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी की पावर भी 0 करेंगे तो 1 आ सकता है। अब आपके मन में ये भी ध्यान आएगा कि सर फिर 10⁻0 भी 1 है, तो यहाँ पर ऐसे कर दो। बट भाई 5 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 10 की पावर समथिंग क्या ही करोगे, इज इक्वल टू 23 की पावर समथिंग, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ना। ठीक है, तो 5 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 5 की पावर समथिंग, इसका मतलब जो दोनों तरफ सेम है, ये दोनों इक्वल है, बेस सेम है, तो यानी कि पावर भी सेम होएगी, यानी कि 5x+5। अब आप यहाँ से डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि ये 5 की पावर 0 है, यानी कि डायरेक्टली कि 5x+5 0 होगा तो x की वैल्यू -1 होगी। आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, और एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ूं, ये बताओ। तो भाई अ, आपको कुछ दिख रहा है अभी? 243 दिखना चाहिए कि 3 की पावर 5 है, दिखना चाहिए, इसीलिए याद करने के लिए बोला था। और ये भी 27 भी 3 की पावर 3 है, तो दोनों तरफ अगर मैं बेस सेम कर लूँ, 3 की पावर के रूप में लिख दूँ, तो मैं पावर को कंपेयर कर पाऊंगा। इधर मैं लिख दूंगा 27 है 3 की पावर 3, तो बेसिकली ये क्या है, ये है 3 की पावर 3 की पावर 2x-1। बट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, डायरेक्टली ऐसा लिखना आना चाहिए कि 3 की पावर 3 इंटू 2x-1। पावर्स एट द एंड मल्टीप्लाई ही होनी है, और राइट हैंड साइड पर ऐसे लिखना आना चाहिए, ये है 3 की पावर 5 है ना, तो 3 की पावर 5 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 15। अगर बेस सेम है, पावर सेम हो जाएंगी, दोनों इक्वल है, तो 3×5 = 15, यानी कि दिस इज इक्वल टू 15, तो 3 मैंने काट दिया, 2x-1 इज 5, तो 1 उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, फिर 4x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर एग्जाम का नाम देखो, रीट का पेपर है, एचटेट का पेपर है, पीआरटी का पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर है, तो मुझे आपके बेसिक बनाने हैं। वो सवाल कहीं पर आएगा नहीं आएगा, बेसिक बनाना ज़रूरी है।
ठीक है, तो सिर्फ PYQ से भी काम नहीं चलता, रिलेवेंट पढ़ाना जरूरी है, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ताकि अब सारे PYQs आप अपने आप सोल्व कर दो। इसके बाद वैसे PYQ आपको करने की जरूरत नहीं है, बट कभी भी मॉक टेस्ट दोगे कोई भी प्रीवियस ईयर का, मैं बोल रहा हूँ छूट ही नहीं सकता यार एक क्वेश्चन, क्वेश्चन की मजाल ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि यार ये तो 5 की कुछ पावर है, तो फिर वो भी 5 की कुछ पावर है, बट मान लो 5 की पावर 5 है, वो 5 तक मैंने याद करने के लिए बोला, ना याद आए तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि ये 5 की पावर है, तो उसको भी लिख लूँ। तो ये है 5 की पावर 3 की पावर x, यानी कि 5 की पावर 3x, और ये है 5 की पावर 5, 3x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। ये देखो 8 जो है 2 की पावर होता है, 2 की पावर 3, 32 2 की पावर 5 होता है, तो ये 2 की पावर से, तो 2 की पावर के रूप में लिखूं ताकि बेस सेम हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर ये, 2 की पावर 3 की पावर ये है, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, इसको 3 गुना कर रहा हूँ, 3 3 9x माइनस 15। इधर ये है 2 की पावर 5 की पावर ये, और ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन भी चेंज होएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ 2 की पावर 5 है ना, ये 5 गुना कर रहा हूँ, और मैं साइन भी चेंज कर दूंगा। देखो ये बनेगा 5 साते 35 और 5 चौके 20x, 2 की पावर 5 की पावर ये, पावर्स गुणा होंगी, ये 5 गुना होएगा, अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 20x माइनस 35। पावर नीचे ये है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होएगी इसकी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये भी 2 की कुछ पावर है, ये भी 2 की कुछ पावर है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं मन ही मन में, मुझे पता है दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो जब 9x उधर जाएगा 11x, 35 इधर आएगा तो ये 35 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 20/11। ये रहा ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। तो भाई इसको मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि ये है 3 की पावर 4 मन ही मन, यानी कि 3 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 3 की पावर समथिंग, यानी कि पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये है 3 की पावर 4 की कुछ पावर, यानी कि 3 की पावर 4x माइनस 4y, 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर है 3 की पावर 1, यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज 1, देयर फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है सर, तो मुझे x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो माइनस से पहले वाला क्या होता है, इन दोनों का सम बाई 2, तो 4 प्लस 1/4, 4 चौके 16 और एक 17/4 का हाफ, इनका सम का हाफ 17/8, माइनस के बाद वाला होता है इनका डिफरेंस का हाफ, बट उसने सिर्फ x पूछा है, ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ अब। इसको हम बोल सकते हैं भैया 16 को 2 की पावर 4, बेस सेम है, यानी कि पावर को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 3x इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 3, और अगर x 3 है तो y 2 होएगा। ये बोल रहे हैं x इंटू वाई, यानी कि 3 दूनी 6। इक्वेशन आसान आसान है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कर लोगे, है ना। तो अपने हिसाब से एक स्पीड पर देख लेना इस वीडियो को। तेज देखना मकसद नहीं है, मकसद है कि भाई समझ में आता रहे, मेन मकसद वो नहीं, उसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझ में पूरा आना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, इफ x बाई वाई की पावर समथिंग इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की पावर समथिंग, x बाई वाई का उल्टा है ना ये y बाई एक्स,
तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि a बाई बी की पावर m इज इक्वल टू b बाई ए की पावर माइनस m। आप बोलोगे सर ये क्या नए नए चीज़ बताते रहते हो। देखो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि a की पावर m बटे में b की पावर m। ठीक है सर, अगर मैं इस b को ऊपर लेकर जाना चाहूँगा तो b की पावर माइनस m हो जाएगी। हाँ जी सर। और a को नीचे लेकर आना चाहूँगा तो a की पावर माइनस m हो जाएगी। हाँ जी सर। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ ना कि b बाई ए की पावर माइनस m है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा था, देखो कि a की पावर m को आप लिख पा रहे थे a की पावर माइनस m। तो आप पता है क्या कर रहे थे, आप ये कर रहे थे कि a बाई वन की पावर m थी, उसकी जगह आपने अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर माइनस m हो। देख सकता हूँ ऐसे, a बाई बी की पावर m है तो b बाई ए की पावर माइनस m है। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कि अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ कि x बाई वाई की पावर के रूप में, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 17। इसकी पावर को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो बिना ये लिखे अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली ऐसे इक्वेट कर पाते कि अच्छा 5a माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई की पावर के रूप में लिखूंगा तो इसका उल्टा, तो मैं डायरेक्टली इसके उल्टे के साथ इक्वेट कर देता 3a माइनस 17। डायरेक्टली ये लिखता इस क्वेश्चन में, है ना। इट इम्प्लाइज दैट 3a इधर आएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस का 14। और इस बात को ध्यान रखो, कई बार बच्चे इसको 20 कर देंगे, कोई -20 कर देगा, कोई +20 कर देगा। ध्यान रखा करो इन छोटी छोटी चीज़ों में। आप लोग स्पीड के ऊपर इतना ध्यान देते हो, आप इतनी तेज भागते हो कि गिर के आपका मुंह फूट जाता है, फिर आप बोलते हो कि क्या करूं। तो तेज भागो, मैं तेज भागने से मना नहीं कर रहा, बट उतना भागो ना जितना अभी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है। अगर इतना तेज भागोगे कि गिर के घुटने छिल गए, मुंह फूट गया, तो वो कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग भी रुक जाएगी, डिप्रेस भी हो जाओगे। चलो यहाँ पर तो फिजिकली आप नहीं फूट रहे, ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, बट डिप्रेस तो हो जाओगे कि मैं भाग नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंस तो गिरेगा बिना वजह। स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए कि सिली मिस्टेक होने लग जाए, ऑप्टिमम रखनी है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। बट बार बार क्वेश्चन को करते रहेंगे, बार बार मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो वो स्पीड अपने आप बनने लगेगी। पेपर से पहले तो मॉक टेस्ट दे दो भाई, किसने रोका है, बन जाएगी स्पीड। बट एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, शांति से काम को करो। शांति से काम को करोगे तो धीरे धीरे उसमें बेटर होते जाओगे। तो शांति से करते करते ही स्पीड बढ़ जाएगी, फाइनली आप टाइम भी बचा पाओगे और शांति से भी कर रहे होगे, तभी तो एक्यूरेसी मेंटेन होगी। टाइम बच जाता है प्री में भी मेंस में भी, अगर ठीक से स्ट्रेटजी लगाएं तो। ठीक, ऑफ कोर्स ये मेहनत तो करनी ही पड़ती है, सिलेबस तो बार बार रिपीट करना ही पड़ता है। हाँ जी, देखें फिर, तो इधर 3/5 की पावर है, इधर भी 3/5 की पावर है, तो पावर तो ऐड हो जाएगी। तो 3/5 की पावर क्या आ जाएगी, पावर ऐड करूंगा तो -3। और इधर मैं दो काम इकट्ठे कर दूं, ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं पलट भी देता हूँ, 25/9 की जगह मैं 9/25 कर दूँ। और 9/25 क्या है, वो 3/5 का स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ 3/5। इसकी पावर को डबल भी कर दूंगा और साइन भी चेंज कर दूंगा, 4x-2। मैंने क्या किया बताता हूँ, देखो इसको मैंने लिखा 5/3 की पावर 2 की पावर 1-2x। फिर ये बन जाएगा 5/3 की पावर 2-4x, क्योंकि भैया 5/3 कर दिया, 5/3 की पावर 2, तो 2 और ये मल्टीप्लाई होंगे। बट मैं तो इसको 5/3 के रूप में लिखना नहीं चाह रहा, तो फिर मैंने इसको लिखा 3/5 के रूप में। तो पावर का जो साइन है वो चेंज होएगा, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 4x-2, यानी कि इसको ऐसे। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट ये भी 3/5 की पावर है, ये भी 3/5 की पावर है, तो मैं इक्वेट कर दूं, यानी कि 4x-2 इज इक्वल टू -3। तो इस -2 को इधर लेकर आओ, तो -3 + 2 यानी कि -1 इज इक्वल टू 4x। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू -1/4। ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ जाऊं।
ये बताओ क्या करोगे। अब तक हम क्या करते आए, हिंट दे दूं इस क्वेश्चन में। अब तक हम यही तो करते आए हैं कि यहाँ पर जिस चीज़ की पावर के रूप में आपने चीज़ को लिखा है, यहाँ पर भी उसी चीज़ की पावर के रूप में लिख दो। मतलब कि बेस को सेम कर दो ताकि हम पावर को इक्वेट कर पाए। बेस को सेम कर दिया ताकि पावर को इक्वेट कर पाए, और पीछे बेस को सेम कर दिया 2 और 2 ताकि पावर को इक्वेट कर पाए, और पीछे बेस को 3 और 3 कर दिया, बेस को 2 और 2 कर दिया, बेस को 5 और 5 कर दिया ताकि पावर को इक्वेट कर पाए। यहाँ पर भी वही कर दो। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक्स रेज टू पावर 5/4, यानी कि एक्स की पावर 5/4 इंटू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर, अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, इसको 5/4 इंटू एक्स मत कर देना, ठीक है। ये वो वाला सीन है कि 2 की पावर 3 की पावर 4, और ये वो वाला सीन है कि 2 की पावर 3 की पावर 4। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4 यानी कि 81, और ये हो जाता है 2 की पावर 12। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, ये वो वाले सीन है। इसको हम लिख पाएंगे एक्स की पावर 5/4 इंटू एक्स, और इसको कैसे लिख पाएंगे सर। मान लो आपको ऐसे दे रखा हो कि 2 की पावर 3 की पावर 100, तो इसको कैसे लिखोगे भाई। 3 की पावर 4 को आप सोल्व कर पाए थे, तो 3 की पावर 4 81 आपको याद है तो आपने लिख दिया। अब 3 की पावर 100 याद नहीं है तो इसका कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसे ही लिखोगे और क्या करोगे। नहीं तो 3 की पावर 100 निकाल के लिख दो, तो इसको एज इट इज ही लिख देंगे और क्या करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक्स की पावर एक्स की पावर 5/4। एक्स की पावर क्या है बताओ मुझे, एक्स की पावर है ये चीज, ये सारी एक्स की पावर है। एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर है एक्स रेज टू पावर 5/4। एक्स की पावर एक्स नहीं है, एक्स की पावर है एक्स रेज टू पावर 5/4, और यहां पर एक्स की पावर है 5/4x। तो अगर बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट करूंगा। इट इंप्लाइज दैट 5/4x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/4। तो यहां पर x की पावर है 1, x का मतलब क्या है, x की पावर 1, और यहां पर x की पावर है 5/4। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा ये नीचे जाएगा x की पावर 1, या फिर ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1, यानी कि ये घटेगा उसमें से, ये 1 घटेगा उसमें से। x की पावर बनेगी 5/4 -1, क्योंकि ये नीचे जाएगा x की पावर 1, तो फिर नीचे वाली घटती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 5/4। तो दोनों तरफ पावर 4 कर दो, दोनों तरफ। यहाँ पर तो पावर 1 हो जाएगी, 1/4 इंटू 4, दोनों तरफ पावर 4 रेज कर रहा हूँ, और इधर हो जाएगा 5/4 की पावर 4। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है भाई। ये बताओ, सेम काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में बोला था। बेस, सेम बेस पर रेज कर रहे हैं ना हम पावर को। ठीक है सर, कैसे करें। तो यहाँ पर तो एक्स की पावर समथिंग है, यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको करने की ज़रूरत है। अंदर क्या है देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि भाई ये है एक्स की पावर 1, और इधर है एक्स की पावर हाफ, इस पूरे की पावर एक्स है ना, ये एक्स की पावर हाफ है। तो आप डायरेक्टली देख सकते थे कि अंदर है एक्स की पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2, और इस पूरे की पावर है एक्स। आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे यहाँ पर, ये कि अंदर तो एक्स, एक एक्स यहाँ पर है, आधा एक्स यहाँ पर है, यानी कि एक्स की पावर है 1.5 यानी कि 3/2। तो एक्स की पावर 3/2 है अंदर, बाहर है एक्स, तो डायरेक्टली लिख सकते थे एक्स की पावर 3/2x। और यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि एक्स की पावर है x√x। तो दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS, और बेस सेम है यानी कि पावर्स भी सेम है। इट इम्प्लाइज दैट x√x इज इक्वल टू 3/2x, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं x इज इक्वल टू 9/4।
ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें एनफ चीज़ें बता दी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, ना एनफ करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एक्स ऑफ दिस इक्वेशन? ठीक है भाई, देखते हैं इसके संभावित हल क्या है। तो इधर x की पावर रूट एक्स है, ओके, और इधर मैं x की पावर के रूप में लिख दूँ इसको, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, तो ये है x की पावर x, फिर उस पूरे की पावर 1/n, तो x की पावर हो जाएगी x/n। समझ रहे हो कि नहीं? आर यू समझिंग और नॉट? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर x की पावर क्या है? रूट एक्स। तो दिस इज इक्वल टू दिस, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दूं। इट इम्प्लाइज दैट रूट एक्स इज इक्वल टू x/n। तो इस रूट एक्स से काट दूं मैं, तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू रूट एक्स, देयर फॉर दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है? x इज इक्वल टू n स्क्वायर करोगे तो 3 ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे फिर? तो भैया चेक करने पड़ेंगे, चेक ही करने पड़ेंगे, अब और कोई इलाज नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है CDS का, तो ये तो सीधा सीधा कट गया सरेआम, है ना? अब चेक करते हैं, और मैं पहले चेक करूंगा 0 और 1 वाले को, इसको चेक नहीं करूँ। अगर ये ठीक निकला तो मार दूंगा टिक, अगर ये ठीक निकला तो मार दूंगा टिक, दोनों खराब निकले तो इसको मार दूंगा टिक। ठीक है, ओके जी। तो मैं 0 रख रहा हूँ, तो 0 की पावर 0, ये तो नॉट डिफाइंड है। 0 की पावर 0 नहीं होती, 1 नहीं होती, हमें पता नहीं क्या है, हमें पता नहीं, नॉट डिफाइंड की फॉर्म में काट दो। अब मैं ये वाला चेक करूंगा, x की जगह में उसने इसके सॉल्यूशन पूछे हैं, इसके सॉल्यूशन बताओ, इसके संभावित हल। हल क्या होता है? हल होता है कि जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन है उसका मान बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू अगर 1 इसको सेटिस्फाई करेगी तो 1 भी एक सॉल्यूशन है। मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, इसीलिए मैंने 0 रखा था। तो 1 की पावर √1, √1 तो 1 होता है, 1 की पावर 1 यानी कि 1, और 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 नहीं आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये ठीक है भैया, सत्यावचन। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। सर अगर ये भी नहीं होता तो n को कैसे चेक करते? सीधा टिक मार देते। ठीक, एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आपने उत्तर निकाला उसके बाद ये लगता है कि आंसर ए है, ओनली ए है, ओनली बी है, ओनली ए एंड बी है, उस केस में चेक करना पड़ता है। कई बार में स्टार्टिंग से ही अंदाजा होता है, कई बार ऑप्शन देख के अंदाजा होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टेंशन नहीं लेनी, मुझे ही ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने से पहले इन फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, मैं तब भी याद दिला दूंगा, ऐसी बात एट योर सर्विस। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।